इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त भाग 7। इसमें हम सूचना तथा साम्राज्य से पढ़ेंगे। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। आपको पहले का पार्ट कैसा लगा, पहले का भाग कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए यहाँ पर सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। सटीक, सही और पूरा विस्तार से लिखना इन लोगों के लिए, मुगल प्रशासन के लिए, मुगल शासन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों, जो मीर बख्शी जो था ना, तो दरबारी लेखकों के समूहों का निरीक्षण करता था पूरे बढ़िया तरीके से कि कौन लेखक क्या कर रहा है, उसका निरीक्षण का काम इनको मिला था मीर बख्शी। बाद में अपना नाम बदलकर आमिर खान रख लिया। 1 लाख रुपया देकर नाम बदला था औरंगजेब के काल में। आगे देखिए, ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियां और दस्तावेज तथा सभी शासकीय आदेशों का आलेख तैयार करते थे। ये जो लेखक थे ना, दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जियां, चाहे दस्तावेज, चाहे किसी को फरमान दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, उसको तैयार करने का जिम्मा इन लोगों के हाथ में ही था। जैसे में लेटर वेटर सब लिखते थे, यही खाली मुहर लगाने का महाराज का काम था। इसके अतिरिक्त अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, जो वकील, अब समझो कि आपका जो भी प्रतिनिधि होगा कोर्ट कचहरी में, कौन होगा? वकील होगा, जो आपके तरफ से बहस करेगा, लड़ेगा। तो अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के एक प्रतिनिधि होते थे वकील। दरबार की बैठकों, जब उनकी बैठक लगती थी, तो बैठकों की तिथि और समय के साथ साथ उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण वहां पर तैयार करते थे और देते थे। यहाँ पर दिया गया है कि उच्च दरबार से समाचार, इसको उर्दू में बोलते हैं तो अखबाराते दरबारे मुअल्ला। मतलब एक शीर्षक वहां पर देते हैं कि भैया ये केस चलने वाला है, ऐसा बात है, ये टॉपिक है, आप इस पर अपना चर्चा करो, बहस करो, उसके बाद से फैसला सुना देना। देखो अब यहाँ पर अखबारात फिर आ गया। तो अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसा जरूरी होता था। जैसे दरबार में उपस्थित पदों और पदवियों का दान, कितना पद है, कितने लोग उपस्थित हैं, पदवियों का दान कितना गया, और राजनयिक षड्यंत्र मंडल, चाहे यहाँ पर लिखा है कि राजनयिक शिष्टमंडलों ग्रहण किए गए उपहारों, कि राज्य में कितना आया है उपहार, उसके बारे में, चाहे राजनयिक यहाँ पर शिष्टमंडल हो गए, क्या क्या हुआ है, क्या क्या आयोजन हुआ, उसके बारे में, अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ, ये सब भी यहाँ पर पेश है। राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक राजाओं, जो भी राजा था, चाहे अभिजात जो राजा के नीचे काम करते थे, तो सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए यह सूचनाएं बहुत उपयोगी हुआ करती थी। और ये सूचना के आधार पर ही कुछ ना कुछ लिखे जाते थे, बिना ठोस सबूत के कुछ लिखे नहीं जाते थे। ये उस समय का भी नियम है, आज का भी नियम है। आज भी जब आप लेटर लिखोगे तो बिना सबूत का नहीं लिखोगे, नहीं तो कोई भी आपको मानहानि का केस आप पर ठोक सकता है, लगा सकता है। तो पहले जो 599 था, 599 था, उसके ऊपर भी था 500 था, 502 था, 499, 500 और 502। अब वो खत्म करके 356 कर दिया गया है, कानून बदल गया है ना। पहले आईपीसी सेक्शन था, अब हो गया क्या चीज, अब भारतीय न्याय संहिता, उसका नया नाम कर दिया गया, पूरा कानून बदल गया है। तो समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। तो ये जो भी था ना समाचार, ये क्या था? महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज हुआ करते थे, जो शाही डाक के वजह से ये चलते थे, इधर से उधर चले जाते थे, इस छोर से उस छोर तक। तो बांस के डिब्बे में, बांस का एक डिब्बा होता था गोल, जिस तरह काड़ी होता है ना, जो गांव पर जो भी होगा रहा होगा वो जानता है कि जानवर को किस तरह काड़ी से पिलाया जाता है दवाई। तो बांस के डिब्बों में लपेट कर
लेकिन यहाँ पर अलग होता है, बांस का पतला वाला होता है, उसमें लपेट के घुसा दो। यही दे रहा है कि लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारो, यहाँ पर हरकारो कौन सा, कसीद अथवा पथमार, जो हमेशा दौड़ते रहे चलते रहे, तो उसको बोलते हैं हरकारो। तो कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे, हमेशा दौड़ते रहेंगे भैया, काहे कि न्यूज है, इधर से उधर जल्दी ले जाना है, दौड़ते रहेंगे, अगले पोस्ट पर दे देंगे, उसके नीचे फिर वापस आ जाएंगे, वहां से जो मिलेगा वापस लेकर आ जाएंगे, और फिर जो वहां पर खड़ा रहेगा वहां से लेकर भागेगा अगले तक ले, फिर वहां से ध देगा, वहां से दूसरा लेकर चले आएगा फिर वापस। तो इस तरह यहाँ पर होते रहते थे कि दिन भर भागते रहेंगे वह। काफी दूर तक ले स्थित प्रांतीय राजनयिक, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि काफी दूर स्थित, जब जहां जहां प्रांत हुआ करता था, इनका राज्य हुआ करता था, तो राजधानियों से भी वृतांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाते थे, एकदम बहुत जल्दी ही मिल जाता था। राजधानी से बाहर राजधानी से बाहर जितने तैनात अभिजात थे, नौकरशाही थे, उनके प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार और अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से, मन से, दिल से इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार कर लेते थे। इनका काम था कि भैया नकल तैयार करो, चाहे राजपूत राजकुमार हो गए, चाहे कोई भी इनका अभिजात वर्ग, तो नकल तैयार करते थे और संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणियां उन अपने स्वामियों के पास भेज देते थे। जो भी जिनको मिलेगा उसका नकल बनवाएंगे, उसको फिर उसका पढ़ कर जवाब देंगे और फिर से उसको भिजवा देंगे अपने स्वामी के पास। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था, और ये पूरा जो साम्राज्य था ना, तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था, जो 2 से 3 से 4 दिन में कहीं से भी सूचना आपको मिल सकता है। 1 सप्ताह मोटा मोटी आपको सूचना मिल जाएगा, ये तय था कि आपको सूचना मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर तो खत्म हो गया। अब 8.3 केंद्र से परे। अब केंद्र से बाहर प्रांतीय प्रशासक कौन थे? केंद्र नहीं है, केंद्र से बाहर जिसका प्रांत था, अलग अलग क्षेत्र में वो लोग राज किया करते थे। यहाँ पर आप देख लो, केंद्र में जो भी काम होता था, तो केंद्र में स्थापित कार्य के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था, अलग अलग प्रांतों में इसको फिर से दोहरा लिया गया। यहाँ भी केंद्र के जैसे ही मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ हुआ करते थे, जिसमें दीवान, बख्शी, सत्र होते थे, अलग अलग सत्र लगते थे, सभा लगता था, और प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था। और जो भी प्रांतीय शासक इनका था, उसका प्रमुख शासक कौन था? गवर्नर था, जिसको सूबेदार लोग बोलते थे। आज भी आप गवर्नर चेक करोगे, मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो गवर्नर को इस्तीफा देते हैं, तो गवर्नर होता था जिसको वो लोग सूबेदार बोलते थे, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था कि भैया ये बात है, अब डायरेक्ट हम तुम्ही को बताएंगे, इधर उधर नहीं, केवल बादशाह को। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था, जितने भी सूबा था, अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग सरकारों में उनको बांट दिया गया था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। जो फौजदारों की सीमा होती थी ना, नीचे आने वाले क्षेत्रों के सीमाओं से वो मेल खा जाती थी, वो बराबर के रहते थे। और इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार, समझो यहाँ पर कि इन इलाकों में जितने भी फौजदार थे उन सभी को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों, मतलब जिसको तोप चलाने आता हो, तोप वाला सेना, तो तोपचियों के साथ रखा जाता था कि भैया तेरे को हरा नहीं पाए कोई भी, आंडू पांडू कोई आकर मार मुड़ के चल ना जाए। तो परगना मतलब उप जिला, परगना मतलब समझ लो कि आज समझते हैं, ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं छपरा इलाका में रहता हूँ, तो छपरा टाउन है, तो इसका उप जिला एक हो गया मढ़ौरा। हाँ समझे ना? तो समझो, एक सारण जिला के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन उप जिला छपरा हो गया। तो छपरा में 3 तरीके से हम लोग जान जाते हैं, सारण जिला, छपरा, उसके बाद से मढ़ौरा आ गया। तो मढ़ौरा क्या होगा? हम लोग का अनुमंडल हो गया, मढ़ौरा में भी कोर्ट है। तो इसी प्रकार से अलग अलग उप जिला हुआ करते हैं, आपको पता ही होगा। आप जिस इलाके में होगे तो आपका कमिश्नरी अलग होगा, आपका जिला का नाम अलग होगा, ऐसे बहुत सारे जिला में है।
भारत के बहुत सारे कोने ऐसे हैं जिसका जिला का नाम अलग है और हेडक्वार्टर का नाम अलग है। तो यहाँ पर परगना मतलब उप जिला का मतलब क्या होता है, जो आपका नाम है जिला का उसके अलावा एक और जिला हो, मतलब एक और नाम से जाना जाता है, उसको उप जिला बोल देते हैं। ठीक है। तो उप जिला पर मतलब उप जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगणत में होती थी। तो मतलब जो स्थानीय इलाके के प्रशासन हुआ करते थे ना, उनका देख रेख 3 अलग अलग प्रकार से होता था, जिसमें अधिकारी, कानून गो मतलब कानून के देख रेख करने वाला, जिसमें राजस्व आलेख का रखवाला, जिसमें आज डीएम आते हैं, तो डीएम, और बाकी सब अधिकारी, पुलिस कर्मचारी। आगे होता है चौधरी। चौधरी का मतलब होता है राजस्व संग्रह का प्रभारी। तो चौधरी उसको बोलेंगे जो जाकर इंस्पेक्टर होता है, हवलदार, इंस्पेक्टर, चौकीदार जिसको हम लोग नाम से बोलते हैं। तो ऐसे वैसे तो काजी द्वारा की जाती थी, और एक काजी भी होता था सारा आदेश पारित करने के लिए, कौन क्या किया कौन क्या नहीं किया, न्याय संगत उस पर मुकदमा लड़ा जाएगा, उसके बाद वो फैसला दे देंगे। तो ऐसे प्रकार का पूरा कामकाज होता था। आप कभी समझ में नहीं आएगा ना, तो आप कोई भी एक सीरियल देख लेना राजा महाराजा वाला, और पहले ही पढ़ लेना तब देखना, देखो कितना मजा आता है। शासन के जो भी शासन चलाते थे, तो शासन के प्रत्येक विभाग के पास, जितना भी विभाग था शासन वाला, तो हर विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह होता था, जिसमें लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक, अन्य कर्मचारी होते थे इनके साथ में, जो तकनीकी, यहाँ पर जो भी गड़बड़ होता था ना, तो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे, जो भी गड़बड़ होगा उसको सुलटा देंगे तुरंत। तो ये मानकीकृत नियमों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे। अब ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर ये लोग काम करते थे, तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश और वृत्तांत तैयार करते थे। ये लोग लिखित आदेश जो भी मिलता था सब तैयार करते थे। और सर्वत्र, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, फिर से समझना आप, कि सर्वत्र चारों तरफ फारसी भाषा को शासन की भाषा बना दिया गया। क्या चीज? फारसी को ही शासन का भाषा बना दिया गया। लेकिन ग्राम लेखा के लिए, गांव के इर्द गिर्द में 2-5 गांव, जितने भी गांव हो गए, तो गांव लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। जैसा गांव जैसा भाषा चलता था, वैसा ही उनके बीच में सब कार्य होता था, अलग अलग कार्य नहीं होते थे। तो स्थानीय भाषा के अनुसार उनका काम हो जाता था। तो मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया था कि भैया स्थानीय नियंत्रण हम सब संभाल लिए हैं। तो आगे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए उनके अकबरी नामा में बता दिया गया है। ठीक है, आईन अकबरी में साफ साफ बताया गया है। पर जैसा कि आपने देखा, अध्याय 8 कौन सा चैप्टर था? अध्याय 8 किसान, जमींदार और राज्य। तो इसकी प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही था। समझो कि राजा, किसान और राज्य, इन लोगों के बीच में बहुत उतार चढ़ाव होते थे। तो इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना एक तरीके का असंभव था कि ये तीनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, और आज भी नहीं रहते हैं। स्थानीय जमींदार जितने भी थे, स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। यहाँ पर कई बार बंटवारे के वजह से, संसाधन जो भी था उसका बंटवारा के वजह से भाई भाई में झगड़ा हो जाता था, परिवार परिवार में झगड़ा हो जाता था। ये हर जगह का नियम का ये खराब बात हो गई, गलत संस्कार हो गया, इसके वजह से सब बदल जाते थे। जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे। जितने भी वहां पर जमींदार होते थे ना, राज्य के खिलाफ
किसानों का समर्थन जुटाते थे और संगठित करने में सफल हो जाते थे, संगठन बना लेते थे। अब जैसे राजा आएगा इन सब लोगों की हेकड़ी निकाल देगा, इसलिए लोग डर डर कर भी रहते थे। भाई अचानक से थोड़े कुछ कर सकते हो, राजा राजा होता है, बाप बाप होता है, बेटा थोड़े हो जाएगा वो। 9 नंबर टॉपिक देखो, विषयों के परे, विषयों के ऊपर क्या होता है। तो इतिवृत्तों के लेखकों मतलब इतिहास के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते थे उस सभी बातों को ये लोग पदवियों में मतलब लिख दिया, जिस चीज में लिखते थे वहां पर लिख दिया। और इनके अंतर्गत, अब इनके अंतर्गत देखो क्या क्या आता था कि इनके अंतर्गत शहंशाह मतलब राजाओं का राजा, शहंशाह का मतलब होता था राजाओं का राजा, जैसे सामान्य पदवियां अथवा जहांगीर विश्व पर कब्जा करने वाला है, मतलब पूरा जहांगीर पूरा विश्व पर कब्जा करने वाला है, अथवा शाहजहां विश्व का राजा है, ये विश्व का पर कब्जा करेगा और शाहजहां विश्व का राजा है। जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी, अलग अलग राजाओं को भी अलग अलग ख्वाहिशें थी, उनकी अलग अलग उपाधियां थी, उन सबको शामिल किया गया था। तो मुगल बादशाहों के अभिजित क्षेत्र जिस पर वो लोग जीत लेते थे, तो मुगल बादशाहों के अभिजित, विजित नहीं, अभिजित क्षेत्रीय और राजनीतिक नियंत्रण के दावे को दोहराने के लिए इतिहासकार प्रायः इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे। जहां पर भी ये लोग जीतते थे, नहीं जीतते थे, तो इन सब के बारे में बायोडाटा वहां पर लिखा जाता था, चाहे हारे चाहे कुछ भी कर लें, इतिहासकार पदवियां उनके अर्थ के हवाले लिख देते थे। लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनयिक रिश्तों और संघर्षों का विवरण यहाँ पर देते हैं। जो भी यहाँ पर लिखा गया है इतिहास में, वो पड़ोसी राजा, राजनीतिक शक्तियों के बारे में यहाँ पूरा पूरा आसानी से लिखा गया है। और राजनयिक रिश्ते कैसे होते थे, जितने भी राज दरबार में रिश्ते बन जाते थे कि भैया शादी हो गया तब एक हो जाएंगे दोनों रियासत, तो राजनयिक रिश्तों के बारे में संघर्षों का विवरण यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जिसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का पता चलता है। यहाँ पर समझो कि जो भी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर चलता था, जिसके वजह से क्षेत्रीय हित, उनके वजह, तनाव, राजनीतिक प्रतिद्वंद, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, इन सब के बारे में मालूम चल जाता है। ये देख लो कंधार की घेराबंदी, कंधार का यह किला है, उसकी किलेबंदी देखो कि चारों तरफ से 14-14 फीट का पानी का यहाँ पर नाला खोद दिया गया है। कोई इसको पार करके ऊपर नहीं चढ़ सकता है, चढ़ेगा तो ऊपर से वो डाल देगा तलवार से, मार देगा, काट देगा, फाड़ देगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज भर दिया जाए कि इस पर से पार किया जा सकता है, तो दिक्कत है। ये दरवाजा टूट गया तो भी दिक्कत है। लेकिन तीर चला चला के ये लोग मारते थे, अंदर से भी तीर चलता था, अंदर से काहे नहीं चलेगा, वैसा थोड़े कोई हार जाएगा ऐसा ही। तो यहाँ पर देखो सफावी और कंधार पर ये लोग कैसे राज्य करते हैं। तो ये कंधार का किला अब उन्हीं के बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है। मुगल राजाओं तथा ईरान और तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। नहीं समझे? यहां से मैं और बता देता हूं कि मुगल राजाओं तथा ईरान और तुरान के पड़ोसी देश, मुगल राजा और ईरान और तुरान के पड़ोसी देश, उनके राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते जो अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्र से जोड़ता है, जिसको हिंदू कुश बोलते हैं, जिसको हमारा हिंदुस्तान, भारत जो भी कह लो। तो हिंदू कुश पर्वत जो आपको पाकिस्तान से आगे आओगे तो मिलेगा, कश्मीर के तरफ ही, तो हिंदू कुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करता है कि भैया यहाँ से हिंदुओं की राज चालू हो गई, इसलिए अपनी औकात को देख लो, उसके बाद आगे बढ़ना, नहीं तो वो आएगा तो काट डालेंगे। चाहे मुगल भी आएंगे तो काटेंगे, कहे कि भैया हम लोग ईरानी तूफानी अफगानी है, इसलिए दिक्कत है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के पूरे द्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को
उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था। अब देखो, भारत में एंट्री लेना है, चाहे कोई भी हो गया, तो भारत उपमहाद्वीप में अगर किसी की इच्छा है आने का, तो उसको सबसे पहले हिंदू कुश पार करना पड़ेगा, हिंदू पर्वत पार करना पड़ेगा, समझे ना। तो हिंदू कुश पर्वत पार करने के बाद ही आ सकते हैं, और इधर के राजा आपको हिंदू कुश पर्वत पार ही नहीं करने देंगे। तो देखो आगे क्या होता है। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास, मुगल नीति मतलब इन मुसलमानों का, जो मुगल थे इनका अलग नीति हुआ करता था। तो मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सामरिक महत्व क्या होता है, जरूरी, जिसको हमारी जरूरत हो। तो सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सकता है। तो मुगल नीति भी जानती थी कि हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, तो पहले उनके महत्व चौकी थे काबुल और कंधार, जिसको सफावी बोलते थे। तो सफावी, जिसको काबुल और कंधार पर हमला कर लो। काबुल और कंधार हम जीत लिए तो यहाँ पर रुकने का हमें जगह मिल जाएगा, और रुकने का जगह मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग कभी भी मौका देखकर चौका मार सकते हैं। तो यही मौका देखकर चौका मारने के चक्कर में ये सब सोच लिया इन लोगों ने। देखो यहाँ पर आ जाता है बीच में कंधार, जिसका किला के बारे में आप सामने देख रहे हो। तो कंधार, तो सफावियों और मुगलों दो समूह हुआ करते थे। तो उन समूहों के बीच झगड़े की जड़ था कौन सा, कंधार का किला। यह किला नगर, यह जो पूरा किला था ना, तो किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। शुरुआत में हुमायूं इस पर कब्जा करके बैठा हुआ था, जिससे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। अकबर फिर से इसको बाद में जीत लेता है कंधार को। काहे नहीं जीतेगा भैया, बपौती का माल जितना ही है। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा कि, क्या दावा करता रहा, यहाँ पर दावा करना ठीक है, लेकिन क्या दावा किया ये जान लो आप। यद्यपि सफावी दरबार, जो सफावी लोग थे, उन्होंने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, ठीक है, मानते हैं कि रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करते थे, हमेशा भी दावा करते थे कि कंधार हमारा है भैया, कंधार हमारा है। अब आ जाती है वो बात 1613 की। तो 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा। वहां पे एक राजनयिक दूत भेजता है कि भैया इसको मुगलों के अधिकार में रहने दो, दूत भेजा। लेकिन यह शिष्टमंडल, ये जो पूरा शिष्टमंडल था ना, तो शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, जिनको भेजा गया था वहां पे कि भैया जाओ बात करना, लेकिन वो सब अपने काम में सफल नहीं हो पाए थे। 1622 की शीत ऋतु में, 1622 में जब ठंडा चलता था, तो शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। एक फारसी सेना आई और पूरा कंधार पर घेरा डाल दिया। मुगल रक्षक सेना जितने भी थे पूरे तरीके से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई। तो वहां पर मुगल सेना पराजित हो गई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े, और फिर इन लोगों ने सफावियों को पूरा किला और नगर सौंप दिया था। और सौंपने के बाद भैया ये तो पहले ही से खलबलाए हुए थे। चलिए अब देखते हैं चित्र 9.116। इसमें देखो आपको दिखेगा कैची उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इस लघु चित्रित के अभिलेखों से पता चलता है कि जहांगीर ने हाल ही में देखे गए एक स्वप्न को अबुल हसन से चित्र में उतारने के लिए कहा कि भैया अबुल हसन तुम मेरा एक चित्र बनाओ जो मैंने सपना में देखा। अब अबुल हसन ने इस दृश्य में दो शासकों जहांगीर और सफावी शाह को यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाया। अब्बास तो जो चित्रकार था, चित्रकार का नाम क्या था, यहाँ पर ऊपर लिखा अबुल हसन। तो अबुल हसन ने सफावी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए सामने प्रदर्शित करके दिखा दिया। दोनों ही राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाकों में किया गया।
जो भी ये लोग पारंपरिक पोशाक पहनते थे उसी पोशाक में इन लोगों का भेंट करा दिया गया, मिलन करवा दिया गया। शाह की आकृति 1613 में मुगल राजदूत वर्ग के साथ ईरान गए। अब जो ये शाह की आकृति जो थी ना 1613 में मुगल राजदूतों के हाथ में देकर इसको ईरान भेज दिए गए थे। और बिशन दास द्वारा, अब दूत का नाम था बिशन दास, तो बिशन दास द्वारा बनाए गए चित्रों पर आधारित है। तो बिशन दास जैसा चित्र बनाना चाहते तो वैसे ही उन्हीं के वजह से उनके द्वारा बनाए गए ये चित्र थे। तो इससे इस दृश्य को, जो कि काल्पनिक है क्योंकि दोनों शासक कभी आपस में नहीं मिले थे, तो ये कल्पना ही था क्योंकि दोनों इतने खुखार, इतने जालिम कभी भी आपस में नहीं मिले। एक तरीके की प्रामाणिकता मिली और एक तरीके का यह सबूत मिला कि भैया ये फोटो भी बना होगा। तो देख लो, बताया जा रहा है कि जहांगीर शेर है तो ये यहाँ पर सफावी शाह अब्बासी बकरी है, तो बकरी के रूप में इनको पेश कर दिया गया है और दोनों के पीछे पोपट लगा दिए गए हैं। ये कारण थे। जहांगीर को देख लो यहाँ पर किस तरह हट्ठा कट्ठा दिखाया गया है और इसको सफावी शाह को एकदम छोटा बौला दिखाया गया है। ये अलग अलग भेदभाव हो जाता है कभी कभी, समझे ना। इसको कोई रोकता नहीं है, रोक नहीं सकता है। अगले भाग में हम ओटोमन साम्राज्य और तीर्थ यात्रा और व्यापार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऐसे खत्म करने के लिए मैं तो इसमें भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, आपको बोरिंग भी फील नहीं हो, अच्छा लगे, इंटरटेनमेंट लगे, ज्यादा समय भी ना लगे, इसलिए आप टुकड़े 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 में इसको करके बांट कर पढ़ो। इसलिए तो मैंने 8-9 भाग में कर देते हैं इसको। आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक हमें कमेंट कीजिए ना सर जी, कीजिए, हम आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ हल बताएंगे इसका क्या करना है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।